स्वागत है आपका दक्षिण कौशल आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए पॉलिटी के एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे थे, साथ में जो भी पीवाईक्यूज पूछे गए वो हम डिस्कस कर रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो संसद रहेगा, पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं या फिर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज एमसीक्यूज आए हैं हम उनको डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ओके, तो इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने मंत्री परिषद देख लिया था। मंत्री परिषद से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज थे, आर्टिकल्स थे, वो हमने उसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। ओके, हमने एक कैबिनेट बार के बारे में भी देखा था। उसके रिगार्डिंग यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था। ओके, तो एक तो क्वेश्चन बचे थे हमारे मंत्रिमंडल के, वो हम देख लेते हैं, उसके बाद संसद स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा से मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य है। जो मंत्रिमंडल जिसे हम कैबिनेट सेक्रेटरीट भी बोलते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी। ओके, तो मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करता है, मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता प्रदान करता है और मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन करता है। तो जो मंत्रिमंडलीय सचिवालय है उसके क्या कार्य है इसमें से ये आपको बताना है। तो देखो, मंत्रिमंडलीय सचिवालय कार्यसूची तैयार करता है, बिल्कुल। मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता, जो भी सहायता होती है वो तैयार करता है। और मंत्रालयों के वित्तीय संसाधनों का आवंटन, तो वित्तीय संसाधनों का आवंटन ये नहीं करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 1 एंड 2। देखो, इसके रिगार्डिंग जो भारत सरकार कार्य आवंटन नियम है 1961 में मंत्रिमंडलीय सचिवालय को नियमों की प्रथम अनुसूची में स्थान दिया गया है। इस सचिवालय को आवंटित जो भी विषय है, कौन कौन से विषय आवंटित किए गए हैं? पहला, मंत्रिमंडल तथा मंत्रिमंडलीय समितियों को सचिव सेक्रेटरियल सहायता प्रदान करता है। कार्य के नियम अभी क्या क्या प्रदान करता है, कौन कौन सी समितियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सचिवालय सहायता में क्या क्या मौजूद है। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री के आदेश पर मंत्रिमंडल की जो बैठकें हैं वो आयोजित करता है। जो मंत्रिमंडलीय बैठकों के लिए जो कार्यसूची, जो एजेंडा होता है तैयार करता है, उनको वितरित करता है। कार्यसूची से संबंधित जो भी दस्तावेज है उनका वितरण तैयार करता है। विचार विमर्श का रिकॉर्ड तैयार करता है। जो भी बैठक होती है, बैठक में जो भी विचार विमर्श, जो भी निर्णय लिए जाते हैं उनका एक रिकॉर्ड रखता है। ये प्रधानमंत्री की अनुमति प्राप्त होने के बाद उन रिकॉर्ड का ये वितरण भी करता है मंत्रालयों को, अलग अलग मंत्रालयों को उन रिकॉर्ड का वितरण करता है। ठीक है, देन मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए जो भी निर्णय है उनकी क्रियान्वयन की निगरानी करता है। जो निर्णय लिए गए हैं वो क्रियान्वयन किस तरह से उनका प्रोग्रेस हो रही है, किस तरह से उनमें प्रगति हो रही है, उनका क्रियान्वयन की निगरानी करता है। और जब नेक्स्ट मीटिंग आती है उसमें अपनी ये रिपोर्ट देता है उसके आधार पर। ओके, अलग अलग मंत्रालयों से कोऑर्डिनेट करके। तो ये मंत्रिमंडलीय सचिवालय के कार्य हो गए। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है पार्लियामेंट है, संसद है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पार्लियामेंट, संसद, देखो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। संसद में हम पढ़ चुके हैं कि 3 पार्ट है संसद के। संसद में 3 पार्ट हैं। ओके, फर्स्ट है प्रेसिडेंट, जिसे हम राष्ट्रपति बोलते हैं। ओके, ये हम पढ़ चुके हैं आर्टिकल 52 में। ओके, देन लोकसभा एंड देन राज्यसभा, ये 3 पार्ट है संसद के। तो हम राष्ट्रपति कंप्लीट कर चुके हैं, लोकसभा और राज्यसभा आज हम देखेंगे। तो देखो, पार्लियामेंट जो है ये भी आर्टिकल 5 में ही है। ये पूरा तो पूरा आर्टिकल 5 में है, क्योंकि ये पार्लियामेंट राष्ट्रपति है, वो संसद का ही पार्ट है। हम राष्ट्रपति देख चुके हैं। ये भी संविधान के भाग 5 में, संविधान के भाग 5 में कहाँ से कहा था कि ये है, इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल दिए गए हैं आर्टिकल 79 से 122 में। ओके, आर्टिकल 122 तक इसके बारे में बताया गया है। जो भी पार्लियामेंट है उसकी गठन कैसा है, उसका गठन, उसकी संरचना, उसमें नियुक्ति कैसे होती है, ठीक है, और जो भी उसकी प्रक्रिया है, ठीक है, और जो भी उसके विशेषाधिकार है उसके बारे में बताया गया है इन आर्टिकल से। ओके, ठीक है, तो हम देखते हैं अब इससे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरह के एमसीक्यूज आए हैं, बन सकते हैं। ओके,
तो शुरू करते हैं। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र। पहला क्वेश्चन है, भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। ओके। सेकंड स्टेटमेंट है, जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहां के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है। फिर भारत के किसी भी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दाखिल किया जा सकता है। भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है। देखो, भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा, ये तो गलती हो गया ना, भारत में कोई भी व्यक्ति निवास कर रहा है उसके द्वारा दाखिल कैसे किया जा सकता है? हो सकता है वो विदेशी हो। जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जा रहा है वहां के किसी निवासी द्वारा ही दाखिल किया जा सकता है, तो ऐसा जरूरी नहीं। भारत के किसी भी नागरिक द्वारा ऐसा नहीं हो सकता। अब भाई किसी भी नागरिक द्वारा अगर उसकी एज 25 से कम है तो वो थोड़ी ना भर सकता है नामांकन, क्योंकि लोकसभा के निर्वाचन के लिए आपकी एज 25 मिनिमम होनी चाहिए। ओके, तो ये भी गलत हो जाएगा और आंसर रहेगा सी। तो भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दाखिल किया जा सकता है। अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि वो उसी क्षेत्र की मतदाता सूची में उसका नाम हो जिस क्षेत्र से वो भर रहा है। किसी भी क्षेत्र की मतदाता सूची में उसका नाम हो, वो किसी भी लोकसभा क्षेत्र में अपना नामांकन, वो अपना निर्वाचन दाखिल करा सकता है। अब जैसे मोदी जी लिखो, ले बोलो आप, मोदी जी की जो कॉन्स्टिट्युएंसी है लोकसभा की वो वाराणसी है। ओके, और उनका जो निर्वाचन क्षेत्र है, निर्वाचन में जो नाम दाखिल है वो गुजरात में है। वो कहा है गुजरात की किसी स्टेट सिटी में है। ओके, तो कहीं से भी भर सकते हैं। पहले राज्यसभा के लिए नहीं था, राज्यसभा में भी अब कहीं से भी भरा जा सकता है। राज्यसभा में भी अब यही हो गया है, कहीं से भी भर सकते हैं। ओके, बस आप एलिजिबल होने चाहिए उसके। सेकंड क्वेश्चन आता है, और ये किस में दिया गया है अगर ये पूछा जाता है? ये देखो, संविधान में तो दिया नहीं गया है, ये जो दिया गया है ये दिया गया है, अगर आपने नाम सुना हो, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम। ओके, तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में इसके बारे में विस्तार से दिया गया है 1951। ओके, इसके बारे में विस्तार से दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन आता है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? देखो, हमें पता है राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं, जनसंख्या। क्योंकि अभी भी 2026 के बाद जो राज्यसभा और लोकसभा में जो सीटें हैं, सीटों का वितरण है वो बदलने वाला है। सीटों का जो वितरण है वो बदलने वाला है। ओके, क्योंकि इस पर स्टे लगा गया था 20 साल तक, तो 2026 के बाद ये स्टे हट जाएगा। राज्यों में जो लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में बढ़ाने का जो स्टे लगा हुआ था 2026 तक था, तो 2026 के बाद ये हट जाएगा। इसके बाद सीटों का वितरण बढ़ेगा। ओके, तो जनसंख्या के आधार पर राज्यों को क्या किया जाता है? प्रादेशिक निर्वाचनों, जो निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है राज्यों को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में। और इस तरह से विभाजित किया जाता है कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों की जो जनसंख्या है वो समान हो। संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? राज्यों से निर्वाचित होने वाले, अब लोकसभा की यहाँ पे सदस्यों की संख्या में वृद्धि हो रही है, तो कौन सा अमेंडमेंट है ये आप देख लीजिए। देखो, ये जो अमेंडमेंट होगा ये होगा 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड 31st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ओके, हम देख लेते हैं 7th एंड 31st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अब देखो क्या है, जो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, हम वो पेज ले लेते हैं, यहाँ पर न्यू स्लाइड ले लेते हैं। ओके, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, वो कब आया था? वो आया था 1956 में। 1956 में हमें पता है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 जो कि किससे संबंधित था? राज्यों के पुनर्गठन हुआ। तो राज्यों का पुनर्गठन, अब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो वहां पे जो लोकसभा की सीटें हैं वो भी बढ़ेंगी घटेंगी राज्यों में। ठीक है, उस टाइम पे हुआ था। देन सेकंड आया था 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1973 में। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पर जब 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, इसमें जो सीटों की संख्या थी, लोकसभा में अराउंड सीटें थी 500। ओके,
और जब राज्यसभा की बात करेंगे, सॉरी लोकसभा की यहाँ पर बात चली, तो लोकसभा में सीटें थी 500 एंड यूटीज जो संघ शासित क्षेत्र है उसमें जो सीटें थी 20 थी। ओके, और ये टोटल कितनी हो गई? टोटल हो गई है 520। इसके बाद 1973 में 525 सीटें लोकसभा में बढ़ाई गई जो कि राज्यों के लिए थी, पर यूटीज के लिए जो सीटें थी वो 20 रही, 545। ओके, 545। अभी वर्तमान में जो प्रेजेंट में अगर आप देखो, प्रेजेंट में जो सीटें हैं 530 सीटें स्टेट्स को है, 20 सीटें यूटीज को है, तो टोटल 550 के आसपास सीटें दी गई है। ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है अभी लोकसभा की। इससे पहले 2020 से पहले 552 ये टोटल सीट हुआ करती थी, क्योंकि दो एंग्लो इंडियन एंग्लो जो एंग्लो कम्युनिटी के लोग थे उनको नामांकित किया जाता था, उनको नामांकित किया जाता था। लेकिन 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया उसके बाद में ये जो निरस्त था इसको आगे नहीं बढ़ाया गया, इसको निरस्त कर दिया गया। तो अब मैक्सिमम जो हो गई वो 550 सांसद लोकसभा में चुने जा सकते हैं। ओके, इसको सॉरी ये जो एक्ट आया था 2019 में आया था, तो इसके बाद इसको आगे नहीं बढ़ाया गया और इसे निरस्त कर दिया गया। 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 इसको निरस्त कर दिया गया। ओके, और ये अभी जो मैक्सिमम सीट है 550 है। ओके, ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत या आह्वान कर सकता है। भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं जब संसद का चलना आवश्यक हो। तो बताइए, देखो क्या होगा फोर्थ का। देखो, भारत का राष्ट्रपति बिल्कुल जहां पर वो चाहे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। अब देखो इसमें 2 चीजें आती है, एक आहूत की आती है और एक स्थगन की आती है। ओके, तो आप इसमें बताइए कि आहूत कौन कर सकता है, स्थगन या सत्रावसान कौन कर सकता है। देखो, स्थगन की जब बात आती है, स्थगन होता है और एक होता है सत्रावसान। ये तो आहूत है, आहूत मतलब संसद का सत्र बुलाना। तो बिल्कुल आहूत जो संसद का सत्र बुलाता है वो प्रेसिडेंट बुलाता है और वो किसी भी स्थान पर बुला सकता है। ये आर्टिकल 85 में बताया गया है। ओके, ये आर्टिकल 85 से रिलेटेड है। अब स्थगन, स्थगन भी आता है। अब आहूत कर लिया और सत्रावसान, ये प्रेसिडेंट के लिए यूज होता है। प्रेसिडेंट, सत्रावसान मतलब कि ये एक बैठक को नहीं बदले कि संसद जो सदन का सत्र होता है उसी को समाप्त कर देता है, इस सत्र को समाप्त करता है। और स्थगन है ये बैठक को समाप्त करता है, बैठक को समाप्त करता है, सदन की एक दिन की बैठक को ये समाप्त कर सकता है। ओके, और स्थगन कौन करता है? स्थगन करता है स्पीकर या फिर अध्यक्ष बोल सकते हो आप, और सत्रावसान प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। ओके, जो भी सदन का पीठासीन अधिकारी होगा उसके द्वारा किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या निकलेगा? इसका आंसर निकलेगा सी, 1 और 3। अब संविधान, भारत का संविधान एक वर्ष में 3 सत्रों का प्रावधान बिल्कुल नहीं। ये देखो, भारत का संविधान ये बोलता है कि आपको 6 महीने के अंतराल पे आपको बैठक बुलानी पड़ेगी, 6 महीने के अंतराल पर। अब 6 माह के अंतराल पर अगर आप बैठक बुलाओगे तो एक वर्ष में वो 2 बार की बात करता है, एक वर्ष में 2 बार की बात कर रहा है, 3 बार की तो कर ही नहीं रहा, जिसमें 6 महीने का अंतराल होना चाहिए। ओके, तो सेकंड तो बिल्कुल गलत ही हो गया। तो आंसर क्या आएगा? 1 एंड 3। क्वेश्चन की तरफ, 5th क्वेश्चन है अब हमारा कि लोकसभा का कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता है। ओके, तो इसमें क्या लिखा गया? एक वर्ष में 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है एक बार में। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक वर्ष में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है एक बार में, और एक बार में 2 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ओके, तो देखो यहाँ पे ये आपातकाल की बात कर रहा है। आपको पता है लोकसभा का जो कार्यकाल है सिर्फ आपातकाल में ही बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल के अलावा जो दूसरी परिस्थितियां होंगी उस समय नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि 5 वर्ष पूर्ण होने पर निर्वाचन आयोग को निर्वाचन कराना पड़ेगा। ठीक है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है।
तो ये किन परिस्थितियों में, कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिसमें ये बढ़ाया जा सकता है? तो देखो, आपातकालीन घोषणा के बाद सिर्फ आप एक बार के लिए बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, एक बार में 1 वर्ष तक के लिए आप बढ़ा सकते हो। ये अब कहाँ लिखा है? ये लिखा है, अब आर्टिकल 83 सेकेंड बोलता है, आर्टिकल 83 है। और उसके अलावा इमरजेंसी की बात, अगर इमरजेंसी खत्म हो गई, जो आपातकाल है वो खत्म हो जाता है, तो उसके बाद ज्यादा से ज्यादा 6 मंथ रहेगा। और 6 मंथ के बाद अगर संसद नहीं उठाते तो अपने आप चला जाएगा, लोकसभा बाहर हो जाएगा, कार्यकाल खत्म हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति या फिर कोरम कितना है? सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 6वां भाग, 10वां भाग, 4वां भाग या 3रा भाग? तो आप देखिए कौन सा होगा। बिल्कुल, देखो, जो गणपूर्ति है उसके लिए सदन की कुल सदस्य संख्या 1/10 है। अगर इतने सदस्य नहीं होंगे, जैसे 550 मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, कम से कम 55 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, अभी सदन की बैठक आगे बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा क्या है? ठीक है, तो चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा क्या है बताइए वर्तमान में? तो देखो, वर्तमान में जो चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा है 95 लाख रुपीस है निर्वाचन क्षेत्र के लिए लोकसभा, यानी एक सांसद जब वो चुनाव लड़ रहा है सांसद पद के लिए, तो वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में 95 लाख खर्च कर सकता है। 95 लाख इतनी रुपीज वो खर्च कर सकता है, जिससे ज्यादा वो खर्च नहीं कर सकता। इस पे कैप लगा हुआ है। अब ये इंडिविजुअल के लिए कैप लगा हुआ है, इंडिविजुअल के लिए। जब पार्टी की बात आती है उस पर कोई कैप नहीं, पार्टी कितना ही खर्च कर सकती है। ओके, तो ये आ गया। फिर ये तो एक लोकसभा क्षेत्र हो गया, लेकिन कोई स्मॉल स्टेट हो गई लोकसभा के अलावा, ठीक है, तो वहां पे अगर स्टेट असेंबली हो गई, तो वहां पे कितना खर्च किया जा सकता है? स्टेट असेंबली में कोई अगर विधायक है, विधायक कितना खर्च कर सकता है, जब ये बात आती है, तो विधायक खर्च कर सकता है 40 लाख रुपीज। 40 लाख रुपीज विधायक खर्च कर सकता है। भाई अगर सांसद में कोई स्मॉल स्टेट आ गई, स्मॉल स्टेट में सांसद खर्च कर सकते हैं 75 लाख। और विधायक के लिए अगर कोई स्मॉल स्टेट आ गई तो वहां पे खर्च किया जा सकता है कितना? 28 लाख। ये चुनाव आयोग अपने हिसाब से इनको बदलता रहता है, ओके, टाइम के हिसाब से, इन्फ्लेशन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लोकसभा चुनाव के मामले में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों तथा अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली जमानत राशि। देखो, जब आप नामांकन पत्र दाखिल करते हो निर्वाचन के लिए, जब आप चुनाव लड़ने जा रहे हो, तो वहां पर आपको एक डिपॉजिट राशि जमा करनी पड़ती है, जिसको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट बोला जाता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट। वो आपको मिल जाता है अगर आप 1/6 वोट हासिल कर पाते हो, जितना टोटल वोट गिरा है उसका, तो वो आपको रिटर्न हो जाता है। लेकिन अगर नहीं कर पाते तो आपकी जमानत जब्त हो जाती है। आपने नाम सुना होगा, जमानत जब्त। जब रिजल्ट आता है चुनाव का, तो आपने कई बार ये नाम सुना होगा कि इन नेताओं की जमानत जब्त हो गई, यानी इनने जो सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा था वो जब्त हो गया, क्योंकि जितना वोट इन्हें लेना था वो नहीं ले पाएंगे। ओके, तो देखो, अनुसूचित जाति जनजाति उम्मीदवारों के लिए जमा की जाने वाली जमानत राशि कितनी हो गई? 25,000 और 12,500। सामान्य वर्ग के लिए कितनी? 25,000। और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 12,500। ये हो गई। ये कहा कि ये लोकसभा के लिए। तो अगर विधानसभा के लिए क्वेश्चन आता है, विधानसभा के लिए क्या रहेगा? 10,000 तो सामान्य वर्ग के लिए, एंड
अनुसूचित जनजाति के लिए 5000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का? कौन सी लोकसभा? बिल्कुल हम जानते हैं, जिस टाइम पे इमरजेंसी लगाई गई थी, जो 5वीं लोकसभा थी इंदिरा गांधी के टाइम पे, जो कि 15 मार्च 1971 जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था, उस टाइम पे ये इमरजेंसी लगाई गई थी, क्योंकि अराउंड 18 जनवरी 1977 तक चला। ओके, तो 5वीं लोकसभा थी। भारत में लोकसभा का स्पीकर जो अध्यक्ष होता है, मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है? तो बिल्कुल ये निर्वाचित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है। ये कहाँ दिया गया है कि जो स्पीकर है उसको क्या किया जाता है, बताइए आप। देखो, लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसका चयन किया जाता है लोगों में से, जो संसद सदस्य चुनकर आते हैं, निर्वाचित होकर आते हैं, संसद सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं, तो वो अपने में से ही एक का चयन करते हैं, अध्यक्ष का चयन करते हैं अपने में से। ओके, और जैसे चयन कर लिया जाता है वो स्पीकर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। लोकसभा तथा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचन घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% मत पाना अनिवार्य है। भारत के संविधान में अधिकृत उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखो, सबसे पहली बात ये तो हम लोगों को पता है कि लोकसभा अथवा राज्य की जो विधानसभा है उसके निर्वाचन में जीतने वाले जो भी उम्मीदवार हैं, अगर वो घोषित किए जाते हैं निर्वाचित, तो 50% तो ऐसा होता नहीं है हमारे यहाँ जो सिस्टम चलता है उसको बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। यानी अगर 4 लोग हैं, 4 लोग अगर खड़े हुए हैं एक सीट से खड़े हुए, तो इनमें से जो भी सबसे ज्यादा लेके आ जाएगा वोट, सबसे ज्यादा वोट जो लेके आ जाएगा वो जीत जाएगा। ऐसा नहीं है कि 50% लेके ही आ गए। ठीक है, तो फर्स्ट तो गलत हो गया। दूसरा है, भारत के संविधान में अधिकृत उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है, तो उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। तो देखो, ये संविधान में नहीं लिखा गया है, ये संसदीय परंपरा है। ये संसदीय परंपरा है जो कि चली आ रही है, फॉलो किया जा रहा है उसको, तो संविधान के अनुसार नहीं। और अगर ऐसे आता है संसदीय परिपाटी के अनुसार, ये सही हो सकता था। ये अब ये भी गलत हो जाएगा। तो डी ना तो एक ना तो 12th आता है। निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? देखो, अभी हमने बोला देखा स्पीकर, स्पीकर का क्या है, चयन किया जाता है। संसद के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही अपने में से एक स्पीकर को चुनते हैं। जो स्पीकर है वो मंत्री, वो संसद की शपथ लेता है, संसद सदस्य बनने की शपथ लेता है। उसके लिए कोई अलग से शपथ नहीं है कि वो लोकसभा का स्पीकर बन गया तो उसके लिए अलग से, वो संसद सदस्य की ही शपथ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? देख रहे थे कि लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है। देखो, लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से, सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, प्रधानमंत्री की सिफारिश को राष्ट्रपति द्वारा। बताइए इसमें से क्या हो सकता है? देखो, जो लोकसभा का स्पीकर है उसके लिए ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है कि उसे किस प्रकार से हटाया जाए। कोई मतलब से 2/3 बहुमत है, स्पेशल बहुमत नहीं है। आर्टिकल, संविधान का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 94 बोलता है एक संकल्प द्वारा, ठीक है, संकल्प पारित करके आप उससे हटा सकते हो। ठीक है, एक संकल्प पारित करके उसको हटा सकते हो। तो ठीक है, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित एक संकल्प द्वारा आप उसे हटा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीकर के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है?
वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यह आवश्यक नहीं कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है, यदि सामान्य अवधि से पूर्व सदन को भंग कर दिया जाए तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। तो क्या होगा, ये स्पीकर के बारे में है। ओके, तो कौन सा सही है लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष के बारे में? ओके, तो देखो 14th का जो आंसर रहेगा डी रहेगा। अगर वो त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करेगा। देखो, राष्ट्रपति के प्रसाद पर यानी राष्ट्रपति के प्लेजर पर, तो राष्ट्रपति के प्लेजर पर तो डिपेंड नहीं करेगा, ये संसद के ऊपर डिपेंड करेगा। संसद अगर और स्पेसिफिक करे तो ये लोकसभा ही इसे हटा सकती है। ठीक है, ये तो गलत हो गया। यह आवश्यक नहीं कि निर्वाचन के समय में सदन का, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्पीकर से पहले वो एक संसद का सदस्य होना चाहिए, क्योंकि सदस्यों में से तो चयन किया जाता है उसका। यदि सामान्य अवधि से पूर्व सदन को भंग कर दिया जाए तो बिल्कुल नहीं। अगर सदन भंग हो गई तो भी स्पीकर अपने पद पर बना रहेगा, और वो कब तक बना रहेगा? जब तक जो नई लोकसभा आएगी, नई लोकसभा की प्रथम बैठक से पहले तक, नई लोकसभा की प्रथम बैठक से पहले तक वो अपना पद नहीं छोड़ेगा। ओके, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो वह अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा? वो त्यागपत्र संबोधित करेगा उपाध्यक्ष। अगर इसके रिगार्डिंग आप आर्टिकल देखना चाहे तो आर्टिकल 94 में आप ये दे सकते हो। नेक्स्ट आता है प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। देखो, तो हमने क्या देखा, नई लोकसभा की प्रथम बैठक तक स्पीकर अपने पद पर बना रहेगा। प्रथम बैठक जो होगी, उसकी जो प्रोसीडिंग होगी, उस टाइम के बाद प्रोटेम स्पीकर एक चुना जाएगा। प्रोटेम स्पीकर चुनेगा लोकसभा। प्रोटेम स्पीकर जो भी वरिष्ठ सदस्य होगा, उसमें से एक को प्रोटेम स्पीकर चुन लिया जाएगा। प्रोटेम स्पीकर काम क्या करता है? प्रोटेम स्पीकर जो नए चुने हुए जो सदस्य हैं उनको शपथ दिलाता है, और एक बार जब शपथ ग्रहण समारोह पूरा हो जाता है उसके बाद स्पीकर को चयन करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। स्पीकर को चयनित करवाता है। ठीक है, तो क्या होगा, स्पीकर की अनुपस्थिति में बिल्कुल नहीं, सदस्यों को शपथ दिलाना इसका कर्तव्य होता है। ओके, और सामान्यतः सदन का जो वरिष्ठतम सदस्य होता है उसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो इतना अधिकार प्राप्त होता है। तो बिल्कुल देखो, उपाध्यक्ष अगर लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हैं तो बिल्कुल उन्हें अध्यक्ष की तरह ही जो भी शक्ति है, जो भी कार्य है, वो देखने पड़ते हैं। तो बिल्कुल मत बराबरी की अवस्था में वो मतदान कर सकते हैं, जैसे अध्यक्ष कर सकता है। ओके, तो 16 का जो आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। लोकसभा में जो नेता प्रतिपक्ष है सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई उसको। लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य ना हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती है। ठीक है, तो 17 देखो, हमें पता है पहली लोकसभा में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी तो थी नहीं। उस टाइम एक पार्टी थी जो कि सबसे पॉपुलर पार्टी थी और सबसे बड़ी पार्टी थी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, तो आईएनसी थी सबसे पहले। आईएनसी, और अगर सेकंड पार्टी की बात आती है तो आईएनसी के बाद है सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी प्रथम लोकसभा में। और अगर नेता प्रतिपक्ष की बात होती है तो बिल्कुल नेता प्रतिपक्ष जो है 1969 में उसको मान्यता मिली नेता प्रतिपक्ष को प्रथम बार। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक अलग आईएनसी से अलग होकर एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना, जिसे सिंडिकेट भी बोला जाता है या ओल्ड आईएनसी भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इसके जो प्रथम नेता प्रतिपक्ष लीडर ऑफ अपोजिशन कौन थे? वो थे राम सुभग सिंह। ओके, राम सुभग सिंह, इनको प्रतिपक्ष के लिए चुना गया। ओके,
और लोकसभा में ऐसी किसी दल के न्यूनतम सदस्य 75 सदस्य ना हो तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती। तीसरा, अब देखो ऐसा कुछ है नहीं कि 75 सदस्य ना हो, तो केवल 2 सही रहेगा, क्योंकि 10% सांसद 10% सांसद होने चाहिए। तो जैसे 550 अगर संसद की स्ट्रेंथ है तो अराउंड 55 सांसद होने चाहिए, तभी नेता प्रतिपक्ष को मान्यता मिलेगी। ओके, तो आंसर क्या होगा? सिर्फ सेकंड। और राम सेवक सिंह पहले नेता प्रतिपक्ष थे, 1969 में पहली बार मान्यता मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? राज्यों का प्रतिनिधित्व बिल्कुल हमने देखा उनकी जनसंख्या में अनुपात के स्थान पर, भले ये राज्यसभा की बात करें या फिर लोकसभा की बात, इन दोनों में जो प्रतिनिधित्व दिया जाता है वो जनसंख्या, उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से दिया जाता है प्रतिनिधित्व। ओके, और ये जो राज्यों में प्रतिनिधि, जो राज्यों में राज्यसभा के जितनी भी सीटें हैं उनका वितरण और शेड्यूल के अनुसार होता है, अनुरूप 543 और शेड्यूल में दिया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पदों पर विचार कीजिए। संघ राज्य क्षेत्रों पर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता। निर्वाचन झगड़ों पर निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है। देखो, तीसरा देखते हैं, संसद में लोकसभा राज्यसभा होती है। हम क्या पढ़ चुके हैं? संसद में लोकसभा भी होती है, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट भी होता है। ओके, तो तीसरा तो अपने आप गलत हो गया। अब निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में बिल्कुल नहीं है। ये निर्वाचन आयोग का अधिकार क्षेत्र नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र है। तो संघ राज्य क्षेत्रों में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अब संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली है, दिल्ली का प्रतिनिधित्व नहीं है, बिल्कुल है। पुडुचेरी है, पुडुचेरी का प्रतिनिधित्व नहीं है, बिल्कुल है। और अभी जो नई बनी है जम्मू एंड कश्मीर, उसका प्रतिनिधित्व नहीं है, बिल्कुल है। तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है? इसमें हमें ये देखना है 19 का। और यहाँ से तो समझ आ रहा है कि सारी गलत है। हमारा जो आंसर क्या होगा? वो होगा कोई भी नहीं, क्योंकि सारे ही गलत है। ओके, अब इसके रिगार्डिंग आप आर्टिकल भी देख लो। आर्टिकल 79 यही बात करता है। क्या बात करता है? कि संसद इनसे बनी मिलकर बनी है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ये आर्टिकल 79। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सा सही है? राज्यसभा भाग नहीं की जा सकती, बिल्कुल भाग नहीं की जा सकती। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, बिल्कुल नहीं होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त किया जाता है, बिल्कुल हो जाता है। इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे, बिल्कुल गलत है। तो सही उत्तर का चयन करना है। सही उत्तर क्या होगा? 1 और 3 सी सही आंसर हो गया। देखो, इसके सदस्य कम से कम 30 साल के आयु के होने चाहिए, कम से कम, ये मिनिमम एज है 30 साल। और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का नहीं होता। देखो, सबसे पहली बात, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। लेकिन अगर बात आती है इसके सदस्यों का कार्यकाल, इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है। ओके, 6 साल के लिए इसके सदस्य चुने जाते। और राज्यसभा का तो कोई कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि ये भागोलित कभी नहीं हो सकती। इससे परमानेंट हाउस बोलते हैं, स्थायी सदन बोलते हैं। राज्यसभा क्या बोलते हैं? स्थायी सदन बोलते हैं। ये कभी भी भंग नहीं हो सकती, क्योंकि इसके प्रत्येक 2 वर्ष बाद, 2 साल में, प्रत्येक 2 साल में कितने सदस्य? 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्र हित में भारतीय संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प। तो देखो, एक संकल्प राज्यसभा द्वारा अपनी उपस्थिति एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया गया। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। कैसे? आप अगर आप आर्टिकल 249 देखेंगे, आर्टिकल 249 में ये बात बोली गई है, अगर राज्यसभा अपनी उपस्थित और मत देने वाले जो भी सदस्य उनके 2/3 बहुमत से बिल पारित कर दे, कोई विधेयक पारित कर दे, तो उस पर राज्यसभा, उस पर संसद राज्य सूची का कोई भी विषय उस पर कानून बना सकती है। 22वां निम्नलिखित कथनों पर विचार के लिए राज्यसभा में धन विधेयक को या तो स्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं है। इसमें
राज्यसभा राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती है। 22 22 का देखो सही आंसर देखना है अपने को भी। तो देखो राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती। बिल्कुल चर्चा तो हो सकती है लेकिन उस पर वोटिंग नहीं हो सकती। चर्चा हो सकती है, वोटिंग नहीं हो सकती। अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकती। और धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधन करने की कोई शक्ति भी नहीं है। देखो जो धन विधेयक है, धन विधेयक के संबंध में लिमिटेड पावर दी गई है, सीमित शक्ति है, या फिर कोई शक्ति नहीं दी गई है इसको राज्यसभा को। सबसे पहली बात, कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं वो कौन डिसाइड करता है? वो स्पीकर डिसाइड करता है। अब स्पीकर डिसाइड करेगा तो इस लोकसभा में ही सबसे पहले पारित प्रस्तुत किया जाएगा। सबसे पहले धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा? लोकसभा में। ठीक है, अब लोकसभा अगर इसे पारित करती है तो ये राज्यसभा में जाएगा। अब राज्यसभा में सिर्फ इस पर चर्चा होगी धन विधेयक पर, और इस पर जो भी इसमें संशोधन करने हैं धन विधेयक पर, उसको सिफारिश कर सकती है। उसको मानना या ना मानना वो लोकसभा के ऊपर है। ठीक है, मानना या ना मानना लोकसभा के ऊपर है। और अगर राज्यसभा कोई भी कुछ नहीं करती, या तो इसे पास नहीं करती या कुछ भी नहीं करती 14 दिन तक, तो ये अपने आप पारित मान लिया जाता है राज्यसभा से। ठीक है, धन विधेयक तो इसके रिगार्डिंग लिमिटेड पावर है राज्यसभा के पास धन विधेयक के बारे में। ठीक है, अब ये आर्टिकल 109 बोलता है लोकसभा में ही प्रस्तुत होगा, आर्टिकल 109। इसके रिगार्डिंग आप आर्टिकल देख लीजिए, 109 में ये बात बोली गई है। ओके, और फिर क्या पूछता है? ये अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है। देखो आर्टिकल 113 जब आप पढ़ोगे संविधान का, आर्टिकल 113 ये बात बोलता है। ओके, आर्टिकल 113 ये बात बोलता है कि वो अनुदान की मांगों पर लोकसभा में प्रस्तुत और मतदान का अधिकार है उसे, सिर्फ लोकसभा को यह अधिकार है। ठीक है, और बजट तो दोनों ही संसद में, आर्टिकल 112 जो कि वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करता है, वार्षिक वित्तीय विवरण वो लोकसभा के दोनों सदनों में रखा जाता है, लेकिन जब उसको वोटिंग की बात आती है, मतदान की बात आती है, तो वो सिर्फ लोकसभा में ही हो सकता है। जितना पढ़ लिया है, कुछ और क्वेश्चन इसके बाकी रह रहे हैं संसद के, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करेंगे। आज हम यहीं पे छोड़ते हैं अपनी क्लास। दोस्तों अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं, जो भी PYQs हैं, क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ रहा है, और अगर अच्छा लग रहा है आपको पढ़ाई, तो आप बिल्कुल लाइक कीजिए लेक्चर को, सब्सक्राइब भी कीजिए इस चैनल को, दक्षिण कौशल IAS को, ताकि हम इससे रिलेटेड और जो भी नए नए सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड PYQs आपके लिए ला पाए। ओके, और अपनी कम्युनिटी में इसे शेयर भी कीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई सजेशन है जो कि इम्प्रूव किए जा सकते हैं क्लासेस में, तो आप बिल्कुल हमें कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे और एक नया लेक्चर, एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके।